हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत मीडिया की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर भारत देश की बात की जाए या विश्व के अन्य किसी दूसरे देशों की बात की जाए तो भी हमें एक कमोबेश एक सी स्थिति मीडिया के संदर्भ में दिखाई देती है और पिछले कुछ सालों से इसकी स्थितियां और भी ज़्यादा खराब होती जा रही हैं। मतलब अगर मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर के सवाल किया जाए तो मीडिया की स्वतंत्रता भारत के संदर्भ में भी गिरती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो विश्व के अन्य देश हैं उनकी सरकारों के द्वारा भी कुछ ऐसे ही प्रयास हमें देखने को मिल रहे हैं। आज की जो खबर है वह तुर्की से संबंधित है कि तुर्की में एक नया कानून लाया गया है जिस कानून की वजह से मीडिया हाउसेस पर या पत्रकारों पर कुछ नए तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ उनके ऊपर जो लगने वाले नियम हैं उनको कड़ा किया जा सकता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत के संदर्भ को भी इस विषय से जोड़ करके देखेंगे कि जो स्थितियां हमें तुर्की में दिखाई दे रही हैं उनका भारत से किस तरह से कनेक्शन हो सकता है, या फिर भारत की अगर बात करें तो भारत में किस तरह से मीडिया को स्वतंत्रता प्राप्त है। दोनों देशों के बीच की स्थितियां क्या एक सी ही हैं, या फिर भारत में मीडिया को स्वतंत्रता ज़्यादा दी गई है, या फिर उस पर कुछ और तरह के सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जो टॉपिक है वह है तुर्की का नया दुष्प्रचार कानून और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। तो इस पूरे विषय को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए खबर है। दृष्टि आईएएस आपके लिए लेकर आया है आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए CSAT से जुड़ा एक कोर्स। यहाँ पर आपको लाइव मोड में ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? दृष्टि लर्निंग ऐप के जरिए। और ये जो कोर्स है इसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं और 4 नवंबर से इसकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो CSAT की तैयारी ठीक तरह से करने के लिए, क्योंकि कई बार CSAT निकालना ही अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस भी काफ़ी कम की गई है। तो इससे जुड़ी विशेषताएं यहाँ पर दी हुई है और अतिरिक्त जानकारी आपको इस कोर्स से जुड़ी अगर जाननी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9311406441। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जहाँ पर न्यूज़ बताती है कि व्हाट इज़ तुर्कीज लेटेस्ट डिसइंफॉर्मेशन लॉ। तो क्या है तुर्की का यह नया डिसइंफॉर्मेशन या इसी को दुष्प्रचार कानून के रूप में वर्णित किया जा रहा है। चर्चा क्यों की गई है, इससे जुड़ी कौन कौन सी खासियतें हैं, इसको देखते हुए कानून के मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, इससे जुड़ी चिंताओं को देखेंगे कि उस देश में क्या चिंताएं आ रही हैं। इसके अलावा जो विश्व की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिलीज हुआ था 2022 का, उसमें तुर्की की स्थिति के साथ साथ भारत की स्थितियों को भी देखेंगे और फिर उसके साथ फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि भारत की स्थितियां इस समय कैसी हो रही है और एक निष्कर्ष रहेगा। इसके अलावा कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करने का अभ्यास जरूर करेंगे आप। प्रीलिम्स का एक सवाल और एक सवाल मेंस का इसमें शामिल कर लेंगे हम। ये जो विषय है किससे जुड़ेगा, कई बार सवाल आता है कि किस खंड से इसको जोड़ करके हमें देखना चाहिए। जीएस पेपर 2 से अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंडों से जुड़ जाता है क्योंकि हम किसी और देश की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक यह विषय जो जुड़ता है आंतरिक सुरक्षा और मीडिया की भूमिका, समाचार पत्रों की भूमिका, सोशल मीडिया साइट्स की भूमिका, किस तरह से ये सभी जो मुद्दे हैं देश की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इसमें जो एंगल्स हो सकते हैं उन पर बात करते हैं। तो चर्चा क्यों की गई है, इसकी क्यों की जा रही है? क्योंकि तुर्की की संसद ने एक डिसइंफॉर्मेशन कानून को अपनाया है जिसकी वजह से सोशल मीडिया उपयोगकर्ता और पत्रकारों को किसी भी तरह के दुष्प्रचार को फैलाने के लिए 3 साल तक की जेल का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। तो मुद्दा चूंकि तुर्की का है, लेकिन हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि विश्व के अंतर्गत जो प्रेस की फ्रीडम है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और तुर्की को हम यहाँ पर जोड़ते हुए फिर भारत की बात करेंगे। तो यह जो विषय है ये अपने आप में बहुत आलोचना वहाँ पर लेकर के आया है। इसकी जनता के द्वारा खूब आलोचना की जा रही है, पत्रकारों के द्वारा की जा रही है। और यहाँ पर जो शब्द है दुष्प्रचार फैलाने वाला, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, जिसको लेकर के चिंता देखने को मिल रही है। कानून के मुख्य बिंदु क्या कहते हैं? नाम है इसका द डिसइंफॉर्मेशन लॉ, जो कि लगभग 40 लेख इसमें शामिल है और लगभग 23 विभिन्न जो अलग अलग कानून हैं ये उसमें संशोधन करने के लिए लाया गया है। वर्तमान सरकार जो वहाँ की मौजूद है, राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन के नेतृत्व में, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के इसको पारित करा दिया है। इसका जो सबसे विवादास्पद पहलू है वो है अनुच्छेद 29, जो कहता है, इसके प्रमुख प्रावधानों पर हमें ध्यान देना है क्योंकि
तुर्की से संबंधित यह कानून है हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है संबंध में, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है वह समझना बहुत उपयोगी है। जैसे कि जनता के बीच भय या दहशत पैदा करने के उद्देश्य से यदि कोई काम किया जाता है, कोई खबर फैलाई जाती है, या देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के संदर्भ में, या सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण को प्रभावित करने के लिए, या फिर किसी तरह की भ्रामक जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रसारित अगर किया जाता है, तो इसको अपराध की श्रेणी में ला दिया गया है। बहुत अच्छे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं अगर एक पहलू से हम देखेंगे। इसके अलावा इंटरनेट पर झूठी जानकारी प्रसारित करना भी अपने आप में दंडनीय हो जाएगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह की ऐसी कोई भी जानकारी अगर आती है तो सरकारों के विरोध में भी हो सकती है या किसी अन्य व्यक्ति के विरोध में हो सकती है, झूठी या फिर भ्रामक हो सकती है। तो अगर न्यायालय द्वारा ऐसी मांग की जाती है तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वह यूजर से जुड़ा हुआ डेटा अदालतों को सौंप देगा। सभी पॉइंट्स हमें बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट्स को विशेष रूप से समझना है जो कि भारत के संदर्भ में आने पर भी लागू होंगे और इस विषय के मूल में जुड़ते हैं। पहला तो ये कि जैसे फेक न्यूज़ की बात की जा रही है, तो फेक न्यूज़ फैलाना किसी भी देश के अंतर्गत अगर फेक न्यूज़ फैल रही है तो देश के लिए आंतरिक सुरक्षा और बाह्य दोनों को ही हम जोड़ लेंगे, क्योंकि इससे युद्ध या फिर अन्य देशों के साथ संबंध खराब होने की स्थितियां भी बन सकती हैं। इसके लिए खतरा हो सकता है अगर ये स्थितियां बनती हैं। दूसरा पहलू इसका जो जुड़ता है वो जुड़ता है सेंसरशिप से। बहुत सीधे सीधे और शॉर्ट रूप में हम इस विषय को समझ रहे हैं क्योंकि विषय बहुत लंबा हो सकता है। तो दूसरा है सेंसरशिप, जो किसी भी सरकार के द्वारा देश के अंतर्गत उसकी मीडिया पर लगाई जाती है कि इस तरह की भ्रामक घटनाएं ना फैल सकें। लेकिन बात तो ये ठीक है कि भ्रामक घटनाएं नहीं फैलनी है, आंतरिक सुरक्षा को बचाना है, लेकिन सेंसरशिप भी किस स्तर तक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि मीडिया एक स्वतंत्र रूप में काम करना किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। मीडिया का मतलब हुआ कि कोई भी अगर खबर है, कोई भी सरकार के द्वारा शुरू की गई नीति है, उसका जनता तक पहुंचने वाला लाभ है, सरकार के अंतर्गत या किसी कार्य योजना के अंतर्गत मौजूद भ्रष्टाचार है, उसको जनता के सामने कौन लेकर के आएगा। लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि सरकार द्वारा किए गए कार्य जनता के हित में होने चाहिए और जनता अगले 5 वर्षों के लिए भारत के संदर्भ में अगर देखें तो अपनी सरकार का चुनाव करती है, और यदि जनता की मंशा के अनुरूप कोई सरकार कार्य न करे तो सरकार को बदल दिया जाता है। लेकिन जो जनता की मंशा के अनुरूप सरकार का कार्य है वह जनता तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि कार्य तो बहुत ही वृहद स्तर पर होने हैं। तो वृहद स्तर पर होने वाले कार्यों को जनता तक पहुंचाने में मीडिया, समाचार पत्र या फिर सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। ऐसे में उस भूमिका को अगर नियंत्रित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो वहाँ पर एक संभावना ये भी बन सकती है कि जो वास्तविकता है सरकार की या उसके द्वारा किए गए कार्यों की, वो जनता तक ना पहुँच पाए। इसलिए आपको इस विषय पर जो विरोधाभास दिखाई देगा दोनों ही बातों का, वो यहाँ पर दिखाई देगा कि फेक न्यूज़ ये अपने आप में आंतरिक सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से चुनौती है, लेकिन सेंसरशिप भी अपने आप में हद से ज़्यादा होना या अनावश्यक रूप से सरकार द्वारा अपने कार्यों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना या अपनी गलतियों को ढकने के लिए इस्तेमाल करना किसी भी स्तर से सही नहीं होगा। तो यही चिंताएं आपको वहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे कि एक वेनिस आयोग है जिसने कुछ बातें कही हैं। ये यूरोप की जो यूरोपियन काउंसिल है उसकी संवैधानिक रूप से सलाह देने वाली संविधान के विषयों पर एक सलाहकार संस्था है। इन्होंने बताया है कि वहाँ पर जो दुष्प्रचार शब्द को रखा है उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, ऐसे में इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। आलोचक ये भी कहते हैं कि तुर्की पर भारी ध्रुवीकरण जैसी स्थितियां हो रही हैं, एक तरफ राजनीति झुक रही है, तो सरकारी आंकड़े हैं उनको चुनौती देना भी संभावित अपराध की कैटेगरी में आ सकता है। मान लीजिए सरकार ने कोई नई योजना शुरू की या फिर किसी तरह की कोई बात कही, कोई रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई संस्था या फिर कोई पत्रकार उस पर उन आंकड़ों पर कोई सवाल खड़ा कर दे। अगर वो सवाल खड़ा करता है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कह दिया जाए कि ये दुष्प्रचार है और फिर उसको अपराधी घोषित करके जो भी दंड के प्रावधान है उससे जोड़ दिया जाए। तो ये अपने आप में सही नहीं होगा। दूसरी बात कि कानून में स्पष्टता का अभाव है कि इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था कि जो यहाँ पर दुष्प्रचार वाली बात है ये किन किन आंकड़ों पर या फिर किन किन पहलुओं पर इसको दुष्प्रचार माना जाएगा।
पत्रकारों की क्या चिंता है? पहला ये कि जो मीडिया से जुड़ी वेबसाइट्स हैं इनको अब मेन स्ट्रीम मीडिया के रूप में मान्यता दी गई है वहाँ पर, तो समाचार पत्रों के समान ही इनको रूल्स को फॉलो करना होगा, जिससे इनके ऊपर लगने वाली जो सेंसरशिप है वो बढ़ जाएगी और इनको स्पष्टीकरण किसी भी तरह के आर्टिकल को लेकर के विवाद होता है वहाँ देना होगा। एक और जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि 2023 में वहाँ पर चुनाव होने हैं, तो एक पक्ष ये भी कहता है कि सरकार के जो मुख्य अवयव हैं या जो सरकार की कार्यनीतियां हैं वो जनता के सामने ठीक तरह से ना आ पाए, इसको दबाने का भी एक प्रयास है या फिर विपक्षी अभियानों को चुप कराने का एक प्रयास है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तुर्की में अगर आप देखेंगे इस साल की जो विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2022 की, उसमें तुर्की का स्थान 149 है 180 देशों में, तो इसमें गिरावट तो आ ही रही है। 149 इनका है और 150वां भारत का है। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इससे जुड़ी हुई, इसको आरएसएफ बोलते हैं, तो पेरिस में मौजूद है ये संस्था, इस रिपोर्ट को जारी कर रही है। इसमें क्या बताया है कि भारत इस साल 2022 में 150वें पायदान पर आ गया है 180 देशों में से, और अगर 2021 से आप इसकी तुलना करेंगे तो ये 142वें पायदान पर था, जिसमें 8 पायदान की गिरावट आई है। तो गिरावट भारत में आई है और उन्होंने किन किन आंकड़ों या फिर किन किन बिंदुओं के आधार पर उस गिरावट को दर्ज किया है ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा एक आंकड़ा ये देख लें कि 2002 से 2022 तक जो गिरावट है वो क्या लगातार गिरावट है, कहीं सुधार हुआ है? तो 2002 में आप देखेंगे कि इंडिया का स्कोर 80 था इसी रिपोर्ट में, फिर 128, 120, 105, 106, 105, 120, इस तरह से बढ़ता घटता हुआ आज के समय आप देखेंगे 150 पर आ गया है। पिछले साल 142, उसके पिछले साल 142, 2019 में 140 और उसके पहले 138, 136, 133, यानी अगर आप 2016 के बाद से देखते हैं तो इसमें आपको गिरावट दिखाई देगी लगातार, कुछ सालों को छोड़ करके, क्योंकि 2 सालों में समानता भी है। अब गिरावट में क्या क्या कारण है इनको भी देखेंगे। तो पहली बात तो है कि स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता में लगातार गिरावट आ रही है। एक आंकड़ा ये भी देखने को मिलता है कि भारत जो कि एक लोकतंत्र देश है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। अगर आप कुछ ऐसे देशों को देखें जहां पर तानाशाही स्थापित है या फिर सत्तावादी सरकारें हैं, तो उनकी रैंकिंग और भारत की जो रैंकिंग में गिरावट आ रही है, तो भारत उन देशों के करीब जाता हुआ दिखता है, उनके बीच की जो दूरी है वो कम हो रही है। जैसे आप देखें 172वें नंबर पर है इराक, 175वें पर है चाइना या फिर चीन, 176वें पे म्यांमार, 178 पे ईरान और 180 पर किसको रखा गया है? नॉर्थ कोरिया को, जहां पर प्रेस के जरिए कुछ भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाता। प्रेस केवल वही बोलती है जो सरकार चाहती है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी के रूप में प्रेस आती जा रही है। राजनीतिक रूप से जो मीडिया है उसको नियंत्रित करने की स्थितियां दिख रही हैं। लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति जो खराब हो रही है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनको रिपोर्ट के अंतर्गत बतलाया गया है। इसके अलावा क्या क्या चिंता के मुद्दे हैं? पहली बात तो यह है कि राजनीतिक रूप से मीडिया को पक्षपात पूर्ण माना गया है इन आंकड़ों में, कि मीडिया अपने आप में स्पष्ट रूप से सरकारों को लेकर के या विपक्ष को लेकर के क्लियर नहीं है, उसका जो रवैया है सरकार के पक्ष में झुका हुआ है। दूसरी बात, जो स्वतंत्र पत्रकारिता है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं दिखती। सभी लोग जो भी बोल रहे हैं, एक शब्द चलता है गोदी मीडिया, आपने सुना भी होगा। तो गोदी मीडिया का मतलब हुआ कि जो भी मीडिया हाउसेस है वो सरकार की केवल अच्छी बातों को दिखाएंगे, सरकार से जुड़े हुए या फिर देश के अंतर्गत जो आर्थिक, राजनीतिक या फिर अन्य मुद्दे हैं, गरीबी और भूख से जुड़े मुद्दे हैं, उनको सामने नहीं रखा जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे सामने नहीं रखे जाएंगे जिन पर स्पष्ट रूप से बात होनी चाहिए। तो मीडिया के स्वामित्व में परिवर्तन, निजी संस्थाओं द्वारा जो मीडिया पर मीडिया हाउसेस को लिया जा रहा है, एक तरह से उनकी एकमात्र भूमिका दिखाई देती है। ऐसे में क्या होगा? मीडिया हाउसेस पर किसी निजी संस्थान के कब्जा होने का मतलब है या मालिकाना हक होने का मतलब है कि वह उस पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण रखेगा। इसके अलावा जो नागरिक समाज है वो भी यहाँ पर चुप है, उनकी जो चुप्पी है वो भी चिंताजनक है। जैसे कि राजनीतिक दल जो विपक्षी हैं, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़े मीडिया उद्यम, इनका सवाल न करना भी एक बड़ी चुनौती है, जैसा कि इस रिपोर्ट में माना गया है। तो पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा भी एक और बड़ा मुद्दा है, जहां पर यह देखा गया है कि भारत उन कुछ 8-10 देशों की सूची में शामिल है जहां पर पत्रकारों की सुरक्षा
अपने आप में बड़ा मुद्दा है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि भारत पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों की रैंकिंग में यमन के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स जो बताता है भारत 12वें स्थान पर है इस तरह की स्थितियों में। और पत्रकारों की हत्या तो हो जाती है, इसके अलावा हत्यारे भी मुक्त घूमते रहते हैं, ये एक और चैलेंज है। और कोविड-19 के दौरान अगर ये देखें तो पत्रकारों ने जब सरकारों की जो नाकामियां थी या फिर जो उनकी नीतियां थी जितनी सफल नहीं मानी गई, उनको जब जनता के सामने लेकर के आना चाहा तो पत्रकारों को भी रोका गया। उस दौरान मीडिया हाउसेस पर या फिर पत्रकारिता पर काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप दिखाई दी। तो ये एक बड़े चिंता के मुद्दे यहाँ पर जोड़े गए हैं। पत्रकारों की हत्या के मामले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डेटा है जो दिखाता है 2010 से 2022 के बीच में लगभग 45 पत्रकारों की हत्या हुई है इस पूरे समय काल के दौरान। ठीक, तो निष्कर्ष क्या हो सकता है इस पूरे मुद्दे में? हम कुछ पॉइंट्स को कंक्लूड करेंगे निष्कर्ष के साथ में कि चैलेंजेस में यहाँ पर कुछ पॉइंट है और सॉल्यूशन में ये हो सकता है। ठीक, पहला तो ये कि मीडिया हाउसेस या फिर लोकतंत्र में मीडिया का कमजोर होना तानाशाही या सत्तावादी सरकारों को बढ़ावा देता है। इसलिए देता है क्योंकि ये सरकारें फिर जो भी करेंगी वो जनता तक नहीं पहुंच पाएगा और जनता तक केवल वो पहुंचेगा जो वो दिखाना चाहते हैं। दूसरा, मानवाधिकारों का उल्लंघन कि किसी भी तरह की कोई भी घटना जब जनता के सामने नहीं आएगी और लोगों को पता नहीं चलेगा तो उस पर अपने तरीके से कार्रवाई की जाती रहेगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की पूर्ण अवहेलना दिखाई देगी। इसके अलावा मीडिया का उपयोग प्रचार तंत्र या सरकार की एक शाखा के रूप में दिखाई देगा। सॉल्यूशन क्या है? देश में मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र जो एक इकोसिस्टम मौजूद है मीडिया को लेकर के, उसमें सुधार हो और सुधारों को लेकर के एक विचार विमर्श हो कि किस तरह से इनको रन करना चाहिए। इसके अलावा जो स्वामित्व वाली बात है उसमें एकल स्वामित्व से हट करके बहुल स्वामित्व अगर हो जाए तो अलग अलग लोगों, अलग अलग एंटिटी का उसमें अलग अलग स्तर पर दबाव होगा, जहां पर किसी एक संस्था की बात को मनवाने जैसी स्थितियां नहीं होंगी। इसके अलावा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो कानूनी ढांचा है उसको और ठीक किया जाए। मीडिया संचालन में निहित जो स्वार्थ हैं या स्वार्थ समूह है उनका जो प्रभाव मौजूद है, स्वार्थ समूह का मतलब ये खास वर्ग चाहता है कि मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आए, इस तरह की रिपोर्ट सामने ना आए, तो इनको कम किया जाए। और दूसरा, नागरिक समाज की बात आती है तो नागरिक समाज के सभी वर्गों को संयुक्त रूप से यहाँ पर प्रतिरोध दर्ज कराना होगा ताकि सरकार तक यह बात क्लियर रूप से पहुंचे और जरूरत पड़ने पर न्यायपालिका भी इसमें हस्तक्षेप कर सके, ताकि जो लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अब तक मानी जा रही थी वह भी आने वाले समय में लगातार इसी तरीके से बनी रहे। ठीक, तो अब आज का सवाल देखें। पहले एक सिंपल सवाल जो सिंगल लाइनर है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? 120, 135, 142 या फिर 150? अब मेंस का सवाल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत के लिए चिंता के कौन से मुद्दे उठाए गए हैं? इनसे जुड़े समाधान के क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में आप इस प्रश्न को फ्रेम करने का और लिखने का अभ्यास जरूर कीजिएगा और आपको करना भी चाहिए ताकि तैयारी आपकी और बेहतर हो सके। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।